हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जीएनएम कंपटीशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जीएनएम कंपटीशन में इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग गलत तरीके से हो गया है, क्वेश्चन नंबर जो है वो गलत तरीके से पड़ गया है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि ब्रोंको अस्पाम से ग्रसित पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, यानी जिस पेशेंट को ब्रोंको अस्पाम हुआ हो तो उसे कौन सा पोजीशन देना सही होगा। क्या सुपाइन देना सही है, लिथोटोमी देना सही है, नी चेस्ट देना सही है या फिर हाई फोलियर। तो देखिए हाई फोलियर पोजीशन देना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि साइनोसिस मीनिंग, यानी साइनोसिस का मतलब क्या होता है। तो साइनोसिस का मतलब होता है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी, यानी स्किन में ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, O2 की कमी से स्किन का ब्लशिंग हो जाना। ठीक है, स्किन का सडन रेड हो जाना। ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन रेड नहीं होता, वो क्या होता है, ब्लशिंग हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्किन का सडन येलो हो जाना। क्या येलो होना, येलो कब होता है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब स्किन का कलर येलो हो जाता है। ऑक्सीजन से कोई रिलेटेड येलो में कोई होता नहीं है। अगला है कि स्किन का ब्लैक हो जाना। अब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या स्किन ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लशिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, एक पेशेंट को एनजी ट्यूब डालते समय उसे कौन सी पोजीशन प्रदान करनी चाहिए। एक पेशेंट है और उसे आप एनजी ट्यूब डाल रहे हो, यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हो, तो उसे कौन सी पोजीशन दोगे। तो ये थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा, हम अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बता देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ है कि निम्न में से वूपिंग कफ का कॉज क्या है, यानी वूपिंग कफ का कॉज क्या है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा वूपिंग कफ होता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। एर्साइन पेस्टिसिया, ये भी सही नहीं है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ये भी सही नहीं है। क्या है, बॉडीडेटला परट्यूटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को टेम्परेचर ले रहे हो और फिर उसको टेम्परेचर को रखना है तो आप किस डायरेक्शन में उसे क्लीन करोगे। राइट साइड टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड टू राइट, बल्ब टू स्टीम, स्टीम टू बल्ब। तो क्या करेंगे हम, स्टीम टू बल्ब करेंगे, स्टीम टू बल्ब की तरफ हम इसको साफ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिजीज को हैसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या यह परट्यूटिस या वूपिंग कफ, इसको नहीं। कॉलेरा, इसको भी नहीं। प्लेग, प्लेग को भी नहीं। तो लेप्रोसी जो होता है उसे हम हैसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी को लेप्रोसी हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे कि उसे हैसन डिजीज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोस्ट इन्फेक्शन प्लेग है, इनमें से कौन सी ऐसे इन्फेक्शन है जिसके वजह से प्लेग बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोस्ट। तो ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग या निमोनिक प्लेग। ये निमोनिक प्लेग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसे हम मोस्ट इन्फेक्शन प्लेग के नाम से जानते हैं। ट्राइमस प्लेग ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वूपिंग कफ का कॉज क्या है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि वूपिंग कफ का कॉज क्या है, बॉडीडेटला परट्यूटिस। शायद ये दोबारा हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये शायद। तो आगे बढ़ेंगे। पेंटावायलेंट वैक्सीन निम्न में से किस डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो पेंटावेलेंस जो होती है वो वूपिंग कफ में ही दिया जाता है, वूपिंग कफ में ही दिया जाता है। पेंटावेलेंट वूपिंग कफ में दिया जाता है। अगला, एनलार्जमेंट तथा इन्फ्लामेंट लिम्फ ग्रंथियों का पाया जाना किस डिजीज से संबंधित है। क्या मलेरिया में लिम्फ ग्रंथि एनलार्जमेंट या फिर इन्फ्लेम्ड होता है, बिल्कुल नहीं। परट्यूटिस में नहीं। टिटनस में नहीं, टिटनस में लॉक जॉ हो जाता है। तो प्लेग में क्या होता है, ये जो प्लेग है, प्लेग में क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाती है, एनलार्जमेंट। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से सबसे समान प्रकार का प्लेग कौन सा।
तो बिबोनिक जो होता है समान प्रकार का प्लेग होता है। बिबोनिक ये सेप्टिकसीमिया होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लेग होता है। फीटल स्कल में पाए जाने वाला लेम्ब्रोइड सूचर पाया जाता है, यानी जो फीटल स्कल में लेम्ब्रोइड सूचर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो फीटल स्कल की ऑक्सीपिटल तथा दो पैराइटल बोन्स के बीच कहाँ पे पाया जाता है? फीटल स्कल में लेम्ब्रोइड सूचर फीटल स्कल के ऑक्सीपिटल तथा दो पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक प्रेग्नेंट वुमेन में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होती है? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी शरीर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस भाग में होती है? योनि में, हेड में, शरीर के सभी भागों में, या फिर गर्भाशय में? तो इसका राइट आंसर गर्भाशय। गर्भाशय ऐसा अंग है जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। अगला है कि सूतिकावस्था से आप क्या समझते हैं? तो सूतिकावस्था यानी डिलीवरी के बाद जो 6 सप्ताह की जो समय होती है उसे हम सूतिकावस्था ही बोलते थे। यानी 6 सप्ताह यहाँ पे नहीं लिखकर क्या लिख दिया? 42 दिन। तो इसे हम 6 वीक्स भी बोल सकते हैं, 6 वीक्स। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा डीप दिख रहा होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल रेटिना किससे डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल रेटिना किससे डेवलपमेंट होता है? तो एक्टोडर्म से होता है। किससे? एक्टोडर्म से होता है। इसका राइट आंसर एक्टोडर्म। ट्यूनर साइन का संबंध किससे है? कोलेसाइटिस, मेनिंजाइटिस, पेप्टिक अल्सर या फिर पैनक्रियाइटिस? तो पैनक्रियाइटिक्स से। इसका राइट आंसर पैनक्रियाइटिक्स हो जाएगा। राइट आंसर इसका पैनक्रियाइटिक्स। अगला है कि निम्नलिखित में से एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स का उदाहरण कौन सा है? तो एस्टिडोएडेफ्रिन, सेट्रिजिन, मेथिलप्रेडनिसोलोन, डेरिफाइनिन। तो सेट्रिजिन जो होता है एंटीहिस्टामाइन यानी जो एलर्जिक में काम देता है उसे हम एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। सेट्रिजिन तो एलर्जी में खाया ही जाता है। निम्नलिखित में से पेनिसिलिन समूह की दवाइयाँ कौन सी है? तो एम्पेसिलिन और एमोक्सासिलिन। ये साफ झलक रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा किस मार्ग से दी जाती है? तो ये आईए मार्ग से दिया जाता है, आईए मार्ग से दवा। निम्नलिखित में से एंटीवायरल ड्रग्स कौन सी है? तो एसिक्लोविर जो होती है ये एंटीवायरल ड्रग्स होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटी फंगल ड्रग्स का एग्जाम्पल है? यानी इसमें से कौन सी दवा है जो एंटी फंगल ड्रग्स का एग्जाम्पल है? एम्फोटेरिसिन बी, मिकोनाजोल, फुनकोनाजोल या यूरोप्रोक्त। ये सभी जो होते हैं एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। ये सभी होते हैं जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लोरोक्विन दवा का साइड इफेक्ट कौन सा होता है? ये क्लोरोक्विन जो ड्रग्स होते हैं ये टीबी का ड्रग्स होता है। तो ये आँख में सूजन भी होती है, भूख भी नहीं लगेगा और उल्टी एवं वॉमिटिंग तो लगेगा ही। तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दो। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दवा का उदाहरण कौन सा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दवा का उदाहरण कौन सा है? एस्टिडोएडेफ्रिन, सेट्रिजिन, मेथिलप्रेडनिसोलोन, डेरिफाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिलप्रेडनिसोलोन। तो थैंक यू गाइस। तो आज हम बहुत शानदार प्रश्न के साथ आए थे और ये प्रश्न आपको जीएनएम कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो धन्यवाद। इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो की।